श्योर। इस वक्त सामने देख रहा था, जहाँ पर सामने जहाँ से हिमांशु को आना चाहिए था, वहाँ से किसी की परछाई आती हुई दिख रही थी, जिसके बॉडी से लगातार खून टपके जा रहा था। अगले पल वहाँ रोशनी आती है और वहाँ पर हिमांशु दिखता है, जो कि बहुत ज़्यादा खराब हालत में था। उसके पूरी बॉडी से खून बह रहा था और वो धीरे धीरे जैसे तैसे चलते हुए आगे आ रहा था। उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो चल सके। वो जैसे तैसे शायद यहाँ तक चल के आया था, इतनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में। उसके पीछे काफ़ी सारे लोग भी दिख रहे थे, जो कि शायद उसकी मदद के लिए पीछे से आए थे, लेकिन उस हिमांशु ने किसी की भी मदद नहीं ली थी। देखते देखते हिमांशु वो बीच ग्राउंड में आ जाता है और सामने शहर को देखने लगता। लड़ाई शुरू करो। हिमांशु वो जैसे तैसे अपनी आखिरी जोर को लगाते हुए जोर से चिल्ला के कहता, पर तुम बहुत ज़्यादा घायल हो, तुम्हें लगता है कि तुम लड़ पाओगे? वहाँ पर उस स्टेडियम के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था, जो कि सारी लड़ाई को देख कर अनाउंस करके जिताता था और एक तरीके से कौन हारा ये सब बोलता था। वो हिमांशु से कहता, तुम्हें उससे क्या, आगे बढ़ो। वो हिमांशु वो उसी अनाउंसर से कहता। अगले ही पल वो अनाउंसर एक बेल बजाता, जिससे वो लड़ाई शुरू हो चुकी थी एक तरीके से। लेकिन हिमांशु और ईश्वर वो दोनों अभी भी एक जगह पे ही थे और आगे नहीं बढ़ रहे थे। ये दोनों एक दूसरे पर हमला क्यों नहीं कर रहे? अजीब बात है ना। उस लड़के के पास चांस है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ के उस हिमांशु को परेशान नहीं कर रहा। काफ़ी सारे लोग एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं और सामने ईश्वर को देखते हैं, क्योंकि अभी नॉर्मली अपनी जगह पे खड़ा था। यकीन नहीं होता ये कि डीमन से लड़के आया, वो भी किसी ताकतवर डीमन से, फिर भी जिंदा और यहाँ तक पहुँच पाया। उस डीमन ने इसकी बॉडी के चीथड़े चीथड़े उड़ा दिए, लेकिन फिर भी ये बचा हुआ है। स्पेशल एलिमेंट होने के बावजूद इसकी यह हालत हुई है। श्योर है वो हिमांशु की बॉडी के उस डैमेज को देख सकता था, जहाँ पे डार्क एनर्जी निकल रही थी, और वो डार्क एनर्जी एक तरीके से हिमांशु को अंदर ही अंदर खा रही थी। लेकिन फिर भी उस डीमन को शायद हराने या फिर उससे बच के आने के बाद वो सीधे यहाँ आया था। उस अंधेरे जंगल में डीमंस वो किसी पे भी हमला कर रहे हैं। मेरे पास तो वो रेड स्टोन है, इसलिए मैं आसानी से उन्हें डरा देता हूँ। इसलिए डीमंस से अभी मुझे ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हिमांशु एक नॉर्मल इंसान है और धीरे धीरे ताकतवर हो रहा है, लेकिन इसका उन डीमंस से बच पाना ये लॉजिकल नहीं लग रहा है। श्योर है मन मन सोचता। हाँ, श्योर भी ये देख के हैरान था कि हिमांशु उस डीमन से या फिर ताकतवर डीमन से लड़कर यहाँ तक पहुँचा है और बहुत ज़्यादा घायल होने के बावजूद खड़ा है। हाँ, ऐसे घाव अगर किसी और के ऊपर होते तो पक्का वो अब तक गिर चुका होता। घूर क्या रहे हो, आओ। वो हिमांशु चिल्लाते हुए कहता और श्योर वो तेज़ी से आगे बढ़ने लगता। कितना घटिया लड़का है ये। वो हिमांशु इतना ज़्यादा घायल और फिर भी ये उस पर हमला करने जा रहा है। काफ़ी सारे लोगों को श्योर का ये मूव पसंद नहीं आया था। ऑफकोर्स श्योर पूरी ताकत ला के हमला कर रहा है और हिमांशु वो इतना ज़्यादा घायल है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हिमांशु के घायल होने की वजह से हिमांशु काफ़ी सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाएगा और अपने चोटों के दर्द में ही खोया रह जाएगा। और श्योर उसका फ़ायदा उठा रहा है। छी, कितना गंदा लड़का है ये। काफ़ी सारे लोग श्योर की जो इमेज उनकी नज़रों में थी वो गिरते हुए दिखती है। श्योर वो पूरी तरह ला के हिमांशु के सामने जाता है। हिमांशु वो अगले ही पल अपने चेहरे को ऊपर करता है, जहाँ पर उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थी। अगले ही पल वो अपने हाथ को आए करता और नीले हाथ उसके हाथ नीले रंग से चमकते हैं। अगले ही पल श्योर उसके ठीक बगल में एक अजीब सी फोर्स आती है और देखते देखते वहाँ पर एक अजीब सा स्पेस खुलता है, जिसके अंदर से एक डार्क एनर्जी वो तेज़ी से हमला करती है श्योर के ऊपर। ये क्या, श्योर हैरानी से कहता और तुरंत ही अपने जैक डार्क स्पॉट को निकालता है और अपने जैक डार्क स्पॉट को निकाल कर सीधे उस डार्क एनर्जी पे हमला करता है। वो डार्क एनर्जी बीच से कट के रह जाती है और कहीं गायब हो जाती है। हिमांशु उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। ऑफकोर्स हिमांशु उस डीमन के इस एनर्जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। वो वहाँ से भागने से पहले उस डीमन की एनर्जी को, जो कि इस पर हमला कर रही थी, उससे अपने स्पेस के अंदर कैद करके ले आया था, ताकि वो अपने बड़े बड़े दुश्मनों को ऐसे धूल चटा सकर। वो श्योर के ऊपर से टच करना चाहता था। श्योर उससे उस एनर्जी को ख़त्म करता हुआ देखकर हिमांशु थोड़ा चौंका था। अगले ही पल हिमांशु समझ जाता है कि उससे अपनी ताकत भी लगानी होगी। वो तेज़ी से आगे बढ़ता, अपने पंच को सीधे श्योर के ऊपर मारता। श्योर वो तुरंत ही जैक डार्क स्पॉट को दूर फेंक देता है और वो उड़ते हुए कहीं दूर जाती। अगले ही पल श्योर अपने पंच को सीधे हिमांशु के पंच में मारता और वहाँ एक छोटा धमाका होता है और एक अजीब सी फोर्स को चारों तरफ फैलने लगती। नीचे जमीन वाइब्रेट करने लगती। वहाँ पर उन दोनों को ही ताकत तो बराबर लग रही थी। ये क्या सोच सकता, हिमांशु तो कहीं ज़्यादा ताकतवर है। तो फिर काफ़ी सारे लोग हैरानी से खड़े होते हुए कहते हैं और सच में वहाँ पर सभी लोग अब श्योर को लगातार देखे जा रहे थे। हिमांशु भी प्राचीन समय का ही, इसकी ताकत जहाँ तक है लेवल 5 या 6 है। मेरी ताकत लेवल 2। श्योर वो हैरानी से कहता तुमने भी यूरल लेवल हासिल कर लिया है।
वो हिमांशु हैरानी से कहता। कुछ समय पहले शौर्य इतना कमज़ोर था कि हिमांशु उसे देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन एक दिन में ही शौर्य ने बहुत ज़्यादा ताकत हासिल की थी। यूरल लेवल 2। और तुम्हारी ताकत, हाँ तुम्हारी ताकत तो की यूरल लेवल, कैसा नाम है ये लेवल का, अच्छे। शौर्य अजीब समूह बनाते हुए कहता। शौर्य को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया था, यूरल लेवल। शौर्य इतना कहते हुए हिमांशु से दूर हटता। हिमांशु की ताकत शौर्य से 3-4 लेवल ऊपर थी, इसलिए इस हालत में रहने के बावजूद वो दोनों बराबरी के ही थे। अब भी कुछ नहीं बदला है, हम दोनों अभी बराबर के हैं। अब बराबरी की लड़ाई लड़ने में जो मज़ा है, वह हिमांशु इतना कहता। और उसके दोनों हाथ वो नीले रंग से चमकते हैं और वो अपने स्पेस एलिमेंट को तेज़ी से आगे की तरफ अनलीश करता। अगले पल एक नीली रोशनी तेज़ी से शौर्य की तरफ जाती है। शौर्य के हाथ वो तुरंत ड्रिलिंग मशीन जैसे दिखने लगते हैं और वो सीधे उस नीली रोशनी पर हमला करता। वो नीला चमकता हुआ ड्रिलिंग मशीन जो स्पेस एलिमेंट ही था, वो सीधे उस स्पेस एलिमेंट से टकराता और उसे खत्म कर देता। अगले पल शौर्य ये देखता है कि हिमांशु अपने जगह से गायब है। अगले पल शौर्य वो हल्का सा नीचे झुकता क्योंकि एक खतरनाक सपन शौर्य के सर के बगल से निकल गया था और शौर्य उसे डॉज कर चुका था। लेकिन अगले पल हिमांशु उससे अपने कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता, उसके पेट से काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगता और वो नीचे गिर जाता। ये तो हिमांशु इतना कहते हुए खड़ा होने लगता और उसे खड़े होने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। शौर्य तुरंत ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता और हिमांशु को हाथ देकर उसे खड़ा करता, लेकिन हिमांशु उसका हाथ वो तुरंत ही दूर कर देता और खड़ा होकर तुरंत ही पीछे जाता ताकि वो लड़ सके। शौर्य वो हिमांशु को देखता जो कि उस पर हमला कर रहा था। शौर्य उससे बुरा लग रहा था। देखो मुझे अजीब लग रहा है, शौर्य उस हिमांशु से कहता। क्या अजीब लग रहा है? हिमांशु शौर्य पर हमला करते हुए कहता। शौर्य उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता। यही कि तुम घायल हो और मैं एकदम सेफ, तुमसे लड़ना। शौर्य उस हिमांशु से कहता, तुम फिर भी मुझे हरा नहीं सकते। हिमांशु वो घायल हालत में आगे आते हुए कहता। अगले ही पल उसके पाँव से काफ़ी ज़्यादा तेज खून निकलने लगता है, उसके पाँव मुड़ जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। नहीं, ये दर्द कुछ नहीं है, मुझे खड़ा होना होगा। हिमांशु खड़ा होते हुए कहता और वो एक टांगों पे ही खड़ा होता और वो एक टांगों से तेज़ी से आगे की तरफ जंप करता और सीधा शौर्य पे हमला करता। लेकिन इस बार शौर्य वो अपनी जगह से मूव नहीं करता। हिमांशु हैरान था क्योंकि शौर्य उसके अटैक को आसानी से डॉज कर सकता था। अगले पल वो पन सीधे शौर्य के सीने से टकराता और शौर्य तेज़ी से पीछे जाकर एक बड़े से टावर से टकराता, जिसके कारण वो टावर वो आधा तबाह हो जाता है। शौर्य वहाँ से बाहर निकलता और तुरंत ही हिमांशु के सामने जाके उसे पंच मारने की तैयारी करता। अगले पल हिमांशु वो भी खतरनाक सा पंच सीधे शौर्य के पंच के ऊपर मारता, लेकिन अगले पल शौर्य का पंच वो कमज़ोर दिखने लगता और हिमांशु का ताकतवर पंच शौर्य के पंच के ऊपर लगता है, जिससे शौर्य फिर से तेज़ी से पीछे उड़ते हुए जाता और उसके हाथों की हड्डियाँ भी टूट जाती और शौर्य के पूरे बॉडी से भी खून निकलने लगता। शौर्य वो भी घायल हालत में तुरंत ही बाहर आता और भागते हुए सीधे हिमांशु के ऊपर फिर से हमला करता। जो तुम जानबूझ के कर रहे हो, क्या तुम भी घायल होना चाहते हो मेरी तरह और फिर लड़ना चाहते हो ताकि ये लड़ाई बराबरी की हो? वह हिमांशु वो शौर्य को देखते हुए कहता। अब जो होना सा तो हो गया ना। शौर्य अपने सर को पकड़ते हुए कहता कि उसके सर में दर्द हो रहा था और उसके पूरी बॉडी से भी खून निकल रहा था, वैसे ही जैसे उस हिमांशु की बॉडी से निकल रहा था। और अब शौर्य और हिमांशु एक बराबर आ गए थे। तुमने ही तो कहा था कि तुम बराबरी की लड़ाई करने में, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। शौर्य अब जाकर लड़खड़ाते हुए अपने पंच को तैयार करता और हिमांशु भी अपने पंच को जैसे जैसे लड़खड़ा कर तैयार करता और दोनों एक दूसरे की तरफ जम करते हैं। अगले पर वहाँ जोरदार धमाका होता है। वहाँ पर थंडर और स्पेस एलिमेंट तेजी से एक दूसरे से टकराते हैं और एक अजीब सी वाइब क्रिएट होती है। वहाँ पर थंडर और स्पेस एलिमेंट टकराते हुए बड़े होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका कोई अंत ही ना हो। शौर्य और हिमांशु तेजी से नीचे गिर जाते और ऊपर देखते हैं, जहाँ पर वो थंडर वो तेजी से स्पेस एलिमेंट टकरा कर एक दूसरे के ऊपर ही टकरा रही थी। थंडर स्पेस में ट्रैवल करके अपने ऊपर टकरा रही थी, जिससे वो थंडर बड़ी होते जा रही थी और वो स्पेस एलिमेंट उसे एनर्जी मिल रही थी उसी थंडर से, जिससे थंडर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट दोनों ही बड़े होते जा रहे थे। ये क्या? शौर्य हैरानी से कहता तुरंत ही खड़ा होता, पर मेरी एलिमेंट तो खत्म हो चुकी है। और शौर्य इतना कहते हिमांशु को देखता, जहाँ पर हिमांशु की एलिमेंट भी खत्म हो चुकी थी और अब ये नया झमेला था। यहाँ पर उन दोनों में से कोई जीता तो नहीं था, लेकिन ऊपर जो ये हो रहा है ये देख के थोड़ा डर लग रहा था सभी को। ऊपर में इस वक्त थंडर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट एक दूसरे को टकरा कर एक दूसरे को एनर्जी देकर बड़े होते जा रहे थे। रेड और ग्रीन थंडर देखते देखते उस स्पेस एलिमेंट को भी लाल और हरे रंग में रंग देते हैं। शौर्य उन थंडर्स को कंट्रोल करने की कोशिश तो करता है, लेकिन शौर्य का एलिमेंट अब खत्म हो चुका था, जिसका मतलब ये था कि शौर्य उस थंडर को काबू नहीं कर सकता। अगले ही पल शौर्य को एक अजीब सी परछाई उस थंडर और उस स्पेस एलिमेंट के बीच में दिखती।
ये कौन है? शौर हैरानी से कहता, लेकिन अगले ही पल वहाँ पर एक धमाका होता है और सभी की नज़र महाराज की तरफ जाती है, जहाँ पर महाराज ने एक पंच में ही उस कमाल के एनर्जी बॉल को तबाह कर दिया था, जो कि लगातार बड़े होते जा रहा था और पता नहीं क्या करता बड़ा होने के बाद। सभी लोग वो हैरानी से शौर और हिमांशु की तरफ देखते हैं। लड़ाई जारी रखो, कोई भी रुकेगा नहीं, वो महाराज हिमांशु और शौर से कहता, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फिर से खतरनाक सा पंच मारते हैं, जिससे वो दोनों ही पीछे जाते हैं। शौर और वो हिमांशु बहुत ज़्यादा थक चुके थे, उनकी पूरी बॉडी से बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। अगले पल हिमांशु उसके पाँव देखने में किसी भयानक राक्षस जैसे दिखने लगते हैं और वो तेज़ी से अपने भारी भरकम पाँव के साथ, जिससे उसे अब बूस्ट मिल रहा था, वो खतरनाक से पंच के साथ और खतरनाक से सुमो स्लैप के साथ कूदता और अपने पाँव से सीधे शौर के ऊपर जंप करने के लिए तैयार हो जाता है। और अगर बाई चांस शौर बच गया तो हिमांशु का पंच वो शौर की बैंड बजा ही देगा। शौर वो देख पा रहा था कि हिमांशु अपने बूस्ट का इस्तेमाल कर रहा है। अगले ही पल शौर वो ज़मीन में कहीं गायब हो जाता है और जहाँ पर शौर नीचे ज़मीन में गायब हुआ था वहीं पर हिमांशु जंप करता है और सीधे उसके पाँव उसी ज़मीन के नीचे चले जाते हैं और हिमांशु आधा ज़मीन और मिट्टी के अंदर धंस जाता है। अगले ही पल वो मिट्टी वो बहुत ज़्यादा श्रिंक करने लगती है और शौर अचानक से हिमांशु के पीछे से बाहर आता है और उसके चेहरे के पास जाता है और एक खतरनाक सी किक सीधे हिमांशु के चेहरे पर दे मारता है, जिससे हिमांशु उसके सामने अंधेरा छा जाता है। हिमांशु बेहोश हो चुका था। इतना सब कुछ कर जाने के बाद भी हिमांशु एक तरीके से हार गया था और ये देख के हिमांशु के बहुत सारे फैंस हैरान थे और थोड़े दुखी भी। लेकिन शौर ने भी जो लड़ाई जीती थी वो भी कम नहीं थी। सभी लोग शौर को देख के थोड़े खुश भी हो रहे थे, क्योंकि उसने हिमांशु के बात की थोड़ी बहुत इज्जत रखी थी और हिमांशु की ताकत की भी इज्जत रखी थी। शौर उस हिमांशु को उस ज़मीन से बाहर निकालता है और डीमन गर्ल को तुरंत ही बुलाता है, जो कि उन दोनों को हील करने लगती है, जिससे शौर को रिलैक्स महसूस होने लगता है। लेकिन डीमन गर्ल अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। एक तरीके से वो किरोन लेवल को क्रॉस करके ऊपर नहीं आ पाई थी, इसलिए वो शौर और उस हिमांशु के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। बस थोड़ा बहुत हील कर सकती थी और कुछ नहीं। दूसरी तरफ वो राजकुमार क्यों वो डीमन गर्ल को देख के अपने मुंह फाड़ रहा हुआ था, अपनी आंखें फाड़े बार बार शौर को जलन भरी नज़रों से देख रहा था। पहले उसका भाई जिसके पास वाटर प्रिंसेस है, और अब ये इसके पास पता नहीं कौन सी क्वीन या प्रिंसेस है, इतनी खूबसूरत, वो भी 2 सींगों वाली और प्यारी। इसलिए क्यों गलती से ही अपने भाई और अपने मॉम डैड के सामने ही क्या क्यों कर देता है और गुस्से में दिखने लगता है। वो महारानी उसे तो हंसी आ जाती है। उसे हंसी इस बात पे आ रही थी कि उसका बेटा वो बेचारा हमेशा उसी के साथ ऐसा होता है। दूसरी तरफ शौर है, वो अपनी जगह से खड़ा होता है और कुछ लोग आकर हिमांशु को ले जाते हैं। हिमांशु से पूछना होगा कि आखिर ये कौन से इलाके में गया था जहाँ पर उस पर डीमंस ने हमला किया था। ऑफकोर्स कुछ समय से मुझे डीमंस नहीं दिख रहा है जंगल में। मतलब जाहिर सी बात है कि उन डीमंस को कुछ मिल गया, जिसके पीछे एक मिनट, क्या उन्हें उन यापुमों का पता चल गया है कि वो यापुम कहाँ रहते हैं? हाँ, ऐसा है तो मुझे चढ़ता सोच रहा था में उसके भी सर चकराने लगते हैं और वो नीचे गिरने लगता। लेकिन मैगडॉन तुरंत ही वहाँ आकर उसे पकड़ लेता और सभी को हेलो हाई करने के बाद वो वहाँ पर उसे घर ले जाता। चोर पूरी रात आराम करता और डीमन गर्ल लगातार उसे हील किए जाती। डीमन गर्ल ज़्यादा ताकतवर नहीं थी, लेकिन फिर भी रात भर में उसने शोर को काफ़ी ज़्यादा हील कर दिया था, कम से कम 60%। कहती हूँ ना मेरी ताकत बढ़ाओ, अब से मेरी ताकत बढ़ाया करना, तभी तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। डीमन गर्ल श्योर से कहती। अरे हाँ बाबा हाँ। श्योर थोड़ी घायल हालत में खड़ा होते हुए कहता। लेकिन वो क्या था? वो अजीब सी एनर्जी बॉल जो कि ठंडा और स्पेस एलिमेंट के मिलने से बन रही थी, उसके बारे में कुछ पता चला? श्योर वो मैगनॉन से कहता। पता नहीं, तुम घायल थे तो ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। हाँ वैसे तुम उस टाइम गॉड हिजल के बारे में कुछ पूछ रहे थे है ना? मैगनॉन वो श्योर से कहता है। हाँ गॉड हिजल, उसके बारे में बताओ ना, वो कौन है? श्योर मैगनॉन से कहता। समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तुम तक इसी ये नाम पहुंचा भी कैसे? मैगनॉन श्योर से कहता। इन फ्यूचर तुम तक भी पहुंच जाएगा तो ज़्यादा हैरान मत हो। श्योर जानता था कि गॉड हिजल भी सीक्रेट एक्स का ही मेंबर है, और जाहिर सी बात है कि मैगनॉन तक ये बात पहुंचते देर नहीं लगेगी। इन फ्यूचर कोई ना कोई मिशन सभी का पक्का साथ में आएगा ही। अगर गॉड हिजल श्योर ने उसे आज़ाद किया मिशन के हल से, तो पक्का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कनेक्ट तो होगा ही। हाँ श्योर को तो यही लग रहा था। अगले ही पल वहाँ पर एक अजीब सी हलचल होती है। वहाँ पर खिड़की के ठीक बाहर एक अजीब सी हलचल हो रही थी। आसमान में चांद
और चांद के ठीक आगे एक अजीब सी हलचल जो कि पानी जैसी थी। अगले ही पल वहाँ पर एक अजीब सी चीज़ होती है, एक अजीब सा मूव वहाँ होता है और एक अजीब सा मोमेंट, और वहाँ पर अचानक से कोई टेलीपोर्ट होकर जाता है। अरे श्योर मेरे दोस्त, तुम तो बेड पे हो। क्या हुआ, कोई किसी ने मारा क्या? उसका नाम लो, मैं उसकी चीथड़े चीथड़े उड़ा दूंगा चुटकी बजा के। मैग्रॉन गॉड, इतना कहते हुए हिजिल वो मैग्रॉन के ऊपर चिपट जाता। अरे मैग्रॉन तुरंत ही पीछे हटता और अपने हमले के लिए तैयार हो जाता। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? अरे यार, इतने समय बाद मिले, हम कितने अच्छे दोस्त हैं। मैं तुम्हें हमेशा से किस करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। वो हिजिल मैग्रॉन से कहता, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, और तुम लोग मिले कैसे? मैग्रॉन श्योर कहता, और श्योर अपने हाथ को आया करता जहाँ पर सिगरेट एक्स की स्क्रीन बाहर आती है और हिजिल की स्क्रीन भी बाहर आ जाती है। हे मैग्रॉन, तुम भी? हिजिल वो हंसते हुए कहता। मैग्रॉन भी अपने हाथ को आया करता है जहाँ पर वो सिगरेट एक्स की स्क्रीन बाहर आ जाती है। अरे यार, सेम 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 पिंच, मज़ा आ गया। साथ मिलके बड़े बड़े मिशंस करेंगे। मुझे तो लगा कि मैं गॉड हूँ, मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता, लेकिन ये बाप रे बाप, ऐसे ऐसे मिशन, कमल कमल के मिशन, और इस मिशन की वजह से आज मैं आज़ाद हूँ। वैसे तेरी बहन कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत नहीं है, उसने मुझे कैद कर दिया था। तेरी बहन थी इसलिए उसे जिंदा छोड़ रखा है। वो हिजिल मैग्रॉन से कहता और मैग्रॉन श्योर की तरफ देखता। एक मिनट, वो जो अजीब सी लड़की थी जो कि चमक रही थी, वो उसकी बहन है? श्योर हैरानी से कहता, नहीं, वो मेरी सगी बहन नहीं है, वो एक तरीके से मेरी कज़न लगेगी और कुछ नहीं। मैग्रॉन श्योर से कहता, ओह मतलब तुम्हारी कज़न लगेगी, मतलब तुम्हारे डैड को धोखा देने वाले तुम्हारे डैड के भाई थे? श्योर मैग्रॉन से कहता, अरे हाँ, तुम्हारे डैड का नाम गॉड म्यूगन, और जिसने उन्हें धोखा दिया उसका नाम गॉड म्यूगनेस। दोनों नाम भी सेम है, मतलब तुम्हारे डैड के भाई ने तुम्हारे डैड को धोखा दिया? श्योर वो मैग्रॉन से कहता, हाँ। मैग्रॉन अजीब समूह बनाते हुए कहता, कोई बात नहीं, मतलब वो लड़की जिसने मेरे ऊपर ये सील चढ़ाई है वो तुम्हारी बहन है? श्योर वो मैग्रॉन से कहता, और मैग्रॉन अपनी आंखें फाड़े श्योर को देखने लगता। अगली पल हिजिल वो मैग्रॉन को लेकर वहाँ से गायब हो जाता, और देखते देखते श्योर उसकी सील चमकने लगती है, और अगले ही पल वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की दिखनी शुरू हो जाती है जो कि श्योर के सामने अचानक से अपीयर हुई थी। श्योर तुरंत अपने हाथ को जोड़ लेता, माफ़ कर दीजिए गॉड, मैं बस अपने बीस्तों के साथ अपनी कुछ चीज़ों को शेयर कर रहा था, कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई नहीं है सच में। श्योर उस लड़की से कहता जो कि अचानक से वहाँ अपीयर हुई थी, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं सच में तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के लिए आऊँगी? ये बस मेरी आत्मा का एक हिस्सा है, और हाँ, आत्मा के हिस्सा से अगर मैंने अपनी आत्मा का हिस्सा इस्तेमाल किया, मतलब समझ जाओ कि ये सील कितनी ताकतवर है। तुमने ये पहली बार गलती की, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। और हाँ, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई, यहाँ पर मैं नहीं आई हूँ, ये सील ये मैं खुद हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वार्निंग देने आ सकती हूँ, सिर्फ एक बार, उसके बाद नहीं। वो लड़की गुस्से में कहती है, और देखते देखते वो श्योर के सील के अंदर कहीं गायब हो जाती। हाँ थैंक गॉड। श्योर अचानक से बिस्तर पे गिरते हुए कहता। दूसरी तरफ से मैग्रॉन और हिजिल वहाँ अचानक से अपीयर होते हैं। अबे तू पागल वागल है क्या, उसने तेरे ऊपर सील चढ़ा दी है? उसने तुम्हारे ऊपर सील चढ़ा दी, मतलब तुम उसके चंगुल में फंस चुके हो। वो हिजिल श्योर का मजाक उड़ाते हुए कहता, ज़्यादा मत सोचो, वैसे भी वो किसी इंसान से प्यार करती है और वो इंसान कौन है वो आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। उस लड़की की सिर्फ एक ही कमजोरी, श्योर अगर तुम्हें इस सील से आज़ाद होना तो हमें उस चुड़ैल की एक कमजोरी ढूंढनी होगी जो कि एक इंसान है जिससे वो प्यार करती है, लेकिन आज तक उस इंसान को कोई नहीं ढूंढ पाया। अगर वो इंसान कोई गॉड ढूंढता तो पक्का उसे मार देगा, और उसे मारने वाले को बहुत बड़ा इनाम भी मिलेगा। ये बात खुद उस लड़की के डैड मतलब गॉड म्यूगनेस ने कहा है, इसलिए वो लड़की ज़्यादा धरती ग्रह पे आती जाती नहीं है। मतलब वो जिसने मेरे ऊपर सील चढ़ाई है और वो तुम्हारी बहन मतलब कज़न लगती है, वो एक इंसान से प्यार करती है। श्योर वो हैरानी से कहता, अब ऐसा कौन इंसान था जिसने एक गॉड को ही अपने प्यार में डुबा दिया? हाँ हाँ, उनके मुझे भी शौक लगा था। वैसे जहाँ तक है मेरी उससे ज़्यादा जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो अपने डैड का ही साथ देती। हाँ, मैंने उसे कई बार अपने डैड की बातों को ना मानते हुए देखा। उसे जाहिर सी बात है कि वो अपने डैड के बड़े बड़े फैसलों को नहीं मानती है जो कि बहुत गलत होते हैं, इसलिए मैं उसे उतना गलत नहीं मानता। मैग्रॉन वो श्योर कहता, हाँ हाँ, लड़की को देखते ही हाँ वैसे तुम्हारी बहन है मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हें कभी किसी लड़की को गलत ठहराते हुए नहीं देखा। श्योर मैग्रॉन कहता, ए मैग्रॉन
क्या बात है, तुम सच में कभी किसी लड़की को गलत नहीं ठहराते। वो हिजिल मैग्रॉन को टॉन्ट करते हुए कहता, ओह, तुम बीच में कहाँ से टपक गए हो, तुम चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। मैग्रॉन हिजिल से कहता, ओह, मैं तो यहाँ तुम्हें किस मतलब तुमसे मिलने जुलने आया था, कोई बात नहीं। हिजिल इतना कहते हुए मैग्रॉन को जोरदार गले लगाता, जिससे मैग्रॉन की हड्डियां ही चटक जाती। और फिर हिजिल शौर्य के पास जाता, देखो नहीं, मैं वैसे ही पिचका हुआ हूँ, तो शौर्य हिजिल से कहता और हिजिल बीच में ही रुक जाता। हाँ हाँ, वो तो ठीक कह रहे हो, चलो दोस्तों बाय बाय। हिजिल इतना कहते हुए अपनी जगह से गायब हो जाता और बीच हवा में ही कहीं पानी की बूंद बदल के बुम बुम हो जाता।